नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेश में गारंटी रिटर्न का वादा करना, फंड की जगह यूलिप बेचना, झूठी या अधूरी जानकारी देकर फंड बेचना, ये सब मिस सेलिंग की श्रेणी में आता है। आज हम बताएंगे निवेश में मिस सेलिंग से बचने के तरीके क्या हैं, इस पर क्या कुछ प्लान बनाया गया है। खासतौर पर बीमा में सबसे ज्यादा मिस सेलिंग होती है, कैसे पहचाने, कैसे बने जागरूक निवेशक। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मृण अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ। पूनम और मृण दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और निवेश और पोर्टफोलियो को लेकर जितनी जागरूकता बढ़ रही है, उतनी ज्यादा मिस सेलिंग की भी खबरें सामने आ रही है। और हाल ही में बीमा में मिस सेलिंग को लेकर भी एक बाकायदा एक प्लान बनाया गया, कैसे इसको रोका जाए और किस तरीके से इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। सबसे पहले मिस सेलिंग को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। पूनम, मिस सेलिंग किसे कहते हैं और यूजुअली कहाँ सबसे ज्यादा मिस सेलिंग होती है जब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं? ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है आज। मिस सेलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है फाइनेंशियल एसेट्स को लेके, जिसकी वजह से जो मिस सेलिंग होती है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता है प्रोडक्ट्स की वजह से। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, अगर उन्हें ठीक से पुश नहीं किया गया, ठीक से बेचा नहीं गया, तो वो इन्वेस्टर अपना ट्रस्ट खो के फिर वो अपने पुराने जो निवेश करने के तरीके एफडी में बने रहता है। तो सबसे पहले अगर मिस सेलिंग की बात करें तो उसमें है कंज्यूमर अवेयरनेस। जो अवेयरनेस है उसकी कहीं ना कहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये होता है पूरा। इन्वेस्टर अवेयर ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट ले लेता है, जिसमें दो तरीके से मिस सेलिंग होती है। तो सूटेबिलिटी की मिस सेलिंग होती है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, रेगुलेटर के साथ उसका अच्छा पूरा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है और उसके सब फीचर्स बहुत अच्छे, मगर वो आपको सूट नहीं कर रहा, आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा है, आपकी एज को सूट नहीं कर रहा है, आपके गोल पीरियड को लेके सूट नहीं कर रहा है। तो अगर सूटेबिलिटी के साथ भी अलाइन नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो भी एक तरह की मिस सेलिंग है। अगर इसका एग्जांपल देंगे तो आप एक 75 ईयर ओल्ड मैन को आप एक 100% इक्विटी का पोर्टफोलियो बना के देते हैं, वो एक मिस सेलिंग है। आप एज उसमें ध्यान नहीं रख रहे कि इस एज में आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग रखनी चाहिए और आपका जो डेट एसेट एलोकेशन है वो ज्यादा होना चाहिए। वो सब ध्यान में न रख के आप एक अग्रेसिव प्रोडक्ट अगर ज्यादा उम्र वाले को देते हैं, तो हालांकि अग्रेसिव इक्विटी प्रोडक्ट्स आर गुड, मगर वो एक एजेड रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, तो वो भी एक सूटेबिलिटी को मैच नहीं करता, इसलिए वो एक हम उसे मिस सेलिंग का एग्जाम्पल माना जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, जिसे एक निवेशक ग्रीड में आके खरीदता है, जिसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सहारा के जो प्रोडक्ट थे। जिस तरीके से पूरे के पूरे जो मासेस ने उसमें निवेश किया ग्रीड के अंदर आके, और उस वजह से जो नुकसान हुआ ये तो एक हिस्ट्री है, सभी को पता है। तो इस तरह सूटेबिलिटी को लेके हम ये मान सकते हैं कि आपको सूट होना चाहिए प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आजकल के जमाने में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, और फिर आप अपने निवेश में आगे बढ़े। तो मिस सेलिंग के ये बताया, कुछ एक तो होता है कि लुभावने ऑफर देकर आप बेचते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो जो माने एक एजेंट है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनमें उनकी जो इंटरेस्ट है उनका निहित होता है। दूसरा है क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप उस भुलावे और झांसे में आ जाते हैं। तो दोनों तरफ से जब ये चीजें हो जाती हैं, तब मिस सेलिंग का शिकार निवेशक हो जाता है। मृण, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं या जो केसेस होते हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बीमा में पाए जाते हैं। कैसे इंश्योरेंस में मिस सेलिंग होती है, और हाल ही में इस पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता सचिव ने फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा गया है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं एजेंट्स, तो बाकायदा आप उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और कल को आपको लगता है मिस सेलिंग के शिकार हुए तो ऑडियो रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ आप उसको पेश भी कर सकते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो अभी क्या मिस सेलिंग के कैसे एग्जाम्पल्स प्रेवलेंट है बीमा में, और कैसे पहचाने इस मिस सेलिंग को?
तो सबसे पहले तो पूनम ने ऑलरेडी बताया कि सूटेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। आप बैंक में जाते हैं एफडी कराने के लिए, वहां आपको बोला जाता है कि इससे बेहतर एक स्कीम है जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, तो रिटर्न्स का मोह देकर आपको अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। कभी भी आप बैंक में जाइए, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि ये एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। दूसरी बात क्या है कि इसमें सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग यू कि ये इंश्योरेंस स्कीम है। इसके जो कॉस्ट हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर को खुद पता नहीं होता है कि हमने एक सिंगल प्रीमियम प्लान खरीद लिया है। उनको लगता है कि अरे हमने तो एफडी में ही निवेश किया है, बट एक्चुअली उनको एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेच दी गई है। तो ये ज्यादातर यही तरीके हैं। और एक और चीज जो आजकल मैंने देखी है, अब जब हम ये लास्ट क्वार्टर में हैं तो काफी सारे एजेंट्स बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट बस मार्च तक ही रहेगा और फिर मार्च के बाद ये प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो अभी आप जरूर खरीद लीजिए। हाल ही में एक नया प्रोडक्ट आया है which is they are saying giving 10% return, but actually that's 10% on sum assured। एंड उसको लेकर काफी लोग कह रहे हैं अरे अभी खरीद लो, अभी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, कल इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो फिर वो 10% भी गिर जाएगा। सो ये सब तरीके होते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, सही से नहीं बताना कि आप इंसान समझता है कि हम एफडी में निवेश कर रहे हैं और वो एक्चुअली निवेश कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इसके लिए आई विल से कि जो इन्वेस्टर, जो इंग्लिश में एक सेइंग है कस्टमर बिवेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं हमें पढ़कर साइन करना चाहिए, सारी पूछताछ करके या अपना खुद का रिसर्च पूरा करके ही हमें साइन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि अच्छा इसमें आपको 8, 10, 15% रिटर्न आ जाएगा और उसमें हमने निवेश कर लिया। सो आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर के ऊपर भी है। आफ्टर ऑल इट्स देयर मनी एंड दे शुड बी केयरफुल अबाउट इट। बिल्कुल। और मृणा, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही यहाँ पर, क्योंकि हम जिस समय में है अभी, जिस क्वार्टर में है, उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी में या तो लोग खुद भी निवेश कर देते हैं या फिर उनके जो अपने सलाहकार होंगे कोई भी, उनको कहते हैं कि आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपको इतना रिटर्न, सो कॉल्ड गारंटी रिटर्न भी मिल जाएगा। और आप कई बार समय की कमी के चलते ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप हाँ कह देते हैं। पर पूनम, एक बात समझना जरूरी है। यूजुअली क्या होता है ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इतने बारीक होते हैं, इतने ज्यादा वो टेक्निकल भाषा में लिखे जाते हैं कि कितने पन्ने आप पढ़ेंगे उसके, कितने समझेंगे। तो आपका जो एजेंट या आपका जो सलाहकार जो भी है वो कहता है, आप उसको मान लेते हैं, आपको लगता है कि चलिए जो है वही सही है क्योंकि आप तो भरोसे पे चल रहे हैं। लेकिन कई बार उस भरोसे का फायदा भी उठाया जाता है। लेकिन एक जागरूक अगर आपको निवेशक बनना है तो इंश्योरेंस मिस सेलिंग से बचने के लिए आपको पॉलिसी में किन किन चीजों पर मोटा मोटी गौर करना जरूर चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ने एकदम सही कहा स्वाति, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग इसी प्रोडक्ट में होती है क्योंकि जो एजेंट हैं, सो कॉल्ड एजेंट है, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं रहती, उनके इन्फॉर्मेशन, उनको खुद को नॉलेज नहीं रहती प्रोडक्ट में क्या है जो आपको सूट करेगा, निवेशक को सूट करने वाला प्रोडक्ट है कि भी नहीं, ये हमें नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमा में आपके पास मनी बैक पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस है, उसके बाद में आप एंडोमेंट पॉलिसी है, पेंशन प्रोडक्ट्स है, ये सब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने एज अ निवेशक आपको ये देखना चाहिए कि आपको जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप सोर्स कर रहे हैं इंश्योरेंस, उन्हें कितनी नॉलेज है इसकी, वो एक प्रोफेशनल है कि नहीं है। नहीं तो बहुत मर्तबा जस्ट बिकॉज वो आके आपको बहुत पॉपुलरली ये देखा हुआ है कि जो इंश्योरेंस सोर्स कर रहे हैं जिससे आप, वो एक आपको लुभावन देते हैं कि आपको डिस्काउंट देंगे या मनी बैक देंगे, या जैसे मृन ने अभी बहुत क्लासिक एग्जांपल बताया, एफडी के बदले में आपको एक यूलिप प्लान रिकरिंग वाली बेच देते हैं क्योंकि जो एजेंट है वो तो बैंक का है, बैंक ने से सोर्स किया है, तो वो जिसने बेची है वो तो वहां अब रहेंगे ही नहीं अगले साल जब आपको रिन्यूअल नोटिस आएगा।
तो आपने ये देखना है कि आप जिसके थ्रू ले रहे हैं वो उसकी नॉलेज खुद कितनी है और उसे कितनी समझ है और वो कितने दिनों से मार्केट में रह रहा है। जो बैंक के थ्रू आते हैं, जैसे आपने बताया अभी अभी जो पूरी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रोक लगाई गई है पुश करने के लिए प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ ये मिस सेलिंग की वजह से है। तो ये जो मिस सेलिंग हो रही है, ये जैसे मिरन ने बहुत अच्छे से पुटअप किया कि कस्टमर्स बीवेयर, आपने पहले अपने गोल सेट करने हैं। आपने समझना है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है और आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके फीचर्स आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं। प्रोडक्ट कोई भी खराब नहीं है। मैं पर्सनली बीमा के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स है अदर देन टर्म प्लान्स, मैं उन्हें एक डेट कैटेगरी में मानती हूँ और वो लंबे समय के लिए अगर आपने लिए तो आपको बहुत फायदा करके देते हैं। आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ग्रैंड पेरेंट ने बच्चे को गिफ्ट किया है एक मनी बैक और लाइफ लॉन्ग मनी बैक प्लान, जैसे LIC का जीवन उत्सव अभी आया है, तो इट्स अ वेरी गुड। आप उसमें वन टाइम प्रीमियम, शॉर्ट टर्म प्रीमियम ले सकते हैं, बट इसको भी मिस सेलिंग कई तरीके से किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट क्या है उसे समझना हमें ही जरूरी है और मिस सेलिंग से बचने के लिए पहले हमें भी अवेयर होना जरूरी है। बिल्कुल। और अब तो सारी इंफॉर्मेशन होती भी है, अवेलेबल होती है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा है, क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या फायदा है आपके लिए। तो सवाल जरूर पूछिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिरिन, अगर किसी कोई मिस सेलिंग का शिकार हो जाता है बीमा में, तो कितना आसान है इस शिकायत की सुनवाई और कितनी जल्दी हो सकती है? कहाँ पर जाएं शिकायत करने? तो स्पेसिफिकली हर इंश्योरेंस कंपनी का एक नोडल ऑफिसर होता है। तो इसके पहले तो मैं यही कहूंगी कि शिकायत करने के पहले, मतलब एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जब आपको पॉलिसी मिलती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कॉल करके सारे डिटेल्स कंफर्म करते हैं, राइट? सो एट दैट टाइम भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और फिर एक 15 डेज का ऑफ कोर्स फ्री लुक पीरियड होता है जिसमें आप पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल है, बहुत सारी अड़चने आती हैं लोगों को ये वापस करने में। अब अगर आपको 1-2 साल के बाद पता चले कि आप मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं, तो हर इंश्योरेंस कंपनी के पास एक नोडल ऑफिसर होता है और आप उनको लिख सकते हैं और उनको अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर 30 दिन में आपको जवाब नहीं आता है नोडल ऑफिसर से, तो हर स्टेट में एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। निवेश में मिस सेलिंग कैसे बचे, इस पर चल रही है खास चर्चा। मिरन अग्रवाल और पूनम रुंगटा इस वक्त हमारे साथ हैं इस खास चर्चा में शामिल। म्यूचुअल फंड में खास तौर पर कैसे आप मिस सेलिंग का शिकार बनते हैं, ये समझना अब ज्यादा जरूरी है। पूनम, हमने इंश्योरेंस की बात की कि बीमा में कैसे मिस सेलिंग होती है। म्यूचुअल फंड में यूजुअली हमने देखा है कि DIY जो निवेशक है अब वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थ्रू अलग अलग प्लानर्स भी लेते हैं, एजेंट से भी लेते हैं म्यूचुअल फंड्स। कहाँ पर गलती हो जाती है जिससे म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा जो कारण है मिस सेलिंग का है वो है प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग अगर ना करी गई और गोल सेटिंग बराबर नहीं करी, क्योंकि इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं स्वाति, की इट इज वेरी वेरी नेचुरल कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और अगर आपका सलाहकार को आपको प्रॉपर, अगर आपके सलाहकार ने आपको इस बारे में सलाह नहीं दी गई है तो इट इज वेरी इजी। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत इजी हो गया है। इट हैज ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। आप आराम से उसे कहीं से भी खरीदते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट जो आप खरीदते हैं मार्केट से, जब आप जाते हैं वेबसाइट पे तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। इट इज वेरी इजी कि आप कहीं भी गलत क्लिक के साथ गलत खरीद लें। और साथ ही NFO जो पुश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसमें थोड़ी मिस सेलिंग हो जाती है कि आपके पास ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में जो है वही ओवरलैप करके आपको बेचते गया है, क्योंकि उसमें कमीशंस की कहीं ना कहीं एक ये प्रलोभन होता है एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर ये नहीं देखते और ना समझ पाते कि मेरे पास जो कैटेगरीज है वही इसी NFO में है कि नहीं है। तो उसमें भी मिस सेलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं।
और नेचुरली जब भी मिस सेलिंग होती है तो उसका बेसिक कारण होता है कि जो कमीशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या जो भी इंटरमीडियरी है उसका, उस वजह से वो उस प्रोडक्ट को पुश करते हैं। बट अगर आपके पास वो कैटेगरी दोबारा आ रही है, ओवरलैप हो रही है, तो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मिस सेलिंग। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है और आपको कंजर्वेटिव प्रोडक्ट दिया जा रहा है फॉर द कमीशन से, वो एक मिस सेलिंग हो सकती है। और साथ ही अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यंग इन्वेस्टर, ऑफ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको कंजर्वेटिव प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तब भी मिस सेलिंग हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो आपको देख समझ के अपने पोर्टफोलियो में लेना है, बिकॉज म्यूचुअल फंड आफ्टर ऑल एक ऐसा अग्रेसिव और रिस्की एवेन्यू है जो लंबे समय तक अगर आप उसमें बने रहते हैं सही प्रोडक्ट में, तभी आपका वेल्थ बनता है। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि आप अपने गोल को समझते हुए, अपने रिस्क को समझते हुए फिर आप प्रोडक्ट को लें, तब जाके वो आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। वहीं फिक्स्ड इनकम में मृन, क्योंकि फिक्स्ड इनकम यूजुअली एक कहा जाता है कि एक कम जोखिम वाला फाइनेंशियल प्रोडक्ट है अगर हम इसको इक्विटी से कंपेयर करें। फिक्स्ड इनकम में भी कुछ ऐसे ही गड़बड़ झाले हो सकते हैं जो निवेशकों को मालूम ही ना चले और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसे डाल दिए जहां पर फायदे की जगह वो फंसते चले गए। बिल्कुल, तो आप एनसीडीज के लिए ही देख लीजिए, आजकल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स काफी हैं मार्केट में जिसमें रिटर्न मिल रहा है करीब 9 से 11%। और इन्वेस्टर सोच रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें फिक्स रिटर्न 9 to 11% मिल रहा है तो हम इसमें निवेश कर लेते हैं। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो लोली रेटेड बॉन्ड्स हैं वो ही हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, और अगर बॉन्ड की रेटिंग लो है दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की। सो एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो रिस्क एसोसिएटेड हैं बॉन्ड्स के साथ में वो निवेशक को समझाए नहीं जा रहे हैं। ऑफ कोर्स डेट मार्केट्स में 81 बॉन्ड्स का केस बहुत फेमस है जहां पर काफी सीनियर सिटीजन्स को 81 बॉन्ड्स ऑफ बैंक्स, ऑफ कोर्स दीज आर ओनली इशूड बाय बैंक्स। सो ये निवेशकों ने, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स ने, इसको ये लेकर पैसे डाले कि अरे ये तो बैंक का बॉन्ड है, इससे ज्यादा क्या सिक्योर हो सकता है, और ये एफडी की तरह बेचा गया। और फिर बाद में पता चला कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि एक, अगर बैंक प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनको पे आउट करने की जरूरत नहीं है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम जो हमने देखी भी जो हुई 2-3 साल पहले, द एंटायर 81 बॉन्ड्स कैन बी रिटन ऑफ, मतलब उनकी वैल्यू टोटली जीरो हो गई। सो एसेंशियली डेट या बॉन्ड्स में यही सबसे ज्यादा मिससेलिंग होती है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में भी देखें तो मैं काफी टाइम देखती हूँ कि जो 3 to 4 years के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स जो टिपिकली हम 3 to 4 years के लिए इन्वेस्ट सजेस्ट करते हैं, काफी बार लोगों को ये प्रोडक्ट्स 1 या 2 साल के लिए भी रेकमेंड किए जाते हैं और ये काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं। Again, gilt funds, right? So of course, because the markets are at a high and there's a expectation of interest rates to go down. I mean, the interest rates are at a peak and there's expectation of rates to go down. There's a lot of interest in gilt funds. Now, again, gilt funds में काफी volatility हो सकती है, and मतलब main problem ये है कि इसके बारे में जो risks associated हैं वो ठीक से नहीं समझाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो और एजेंट की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पॉलिसी के बारे में सही जानकारी दें, ग्राहक को पूरा समय दें, हड़बड़ी में पॉलिसी ना समझाएं उनको, जरूरत से ज्यादा की स्कीम ना बेचें। एक उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर्म भरने में कई ग्राहक जो हैं, जरूरी नहीं है वो डिजिटली बहुत ज्यादा savvy हो, उन्हें मालूम हो, तो फॉर्म भरने में मदद करें उनकी, लेकिन सही ढंग से उनको जानकारी दें। और निवेशक की जिम्मेदारी बनती है कि आप समझें कि आप निवेश करने कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली पैसा आपका है, निवेश का जो फैसला है वो भी आपका होना चाहिए। लेकिन अब फिर भी अगर हो जाती है कुछ गलती, मिस सेलिंग का शिकार होते हैं, तो एम्फी की अपनी वेबसाइट है, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। जैसा मृन ने बताया, इंश्योरेंस में भी आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं। प्रॉपर उसमें प्लेटफॉर्म, रिड्रेसल प्लेटफॉर्म दिया गया है। बस जानकारी रखिए कि आपको सही जगह पर कब जाना है। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका पूनम और मृन हमसे बातचीत करने के लिए और मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।